Hello guys, welcome back to audiobook 4 of class 12 biology chapter number 7 evolution। तो आज की इस बुक में अपन करने वाले हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन या थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। अब तुम सोचो कि थ्योरीज तो ऑलरेडी कर ली, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये वो थ्योरीज नहीं है, ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को प्रूव करने वाली थ्योरी हैं। बेसिकली इन थ्योरीज के अंदर अपन ये पढ़ने वाले हैं कि डार्विन, लामार्क और ह्यूगो डी व्रीज के क्या कंसेप्ट थे रिलेटेड टू एवोल्यूशन। उनके सबसे एवोल्यूशन, म्यूटेशन और वेरिएशन का क्या मतलब था। ठीक है, तो चलो अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले सारी की सारी थ्योरीज को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो रेडी। चलो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में डार्विन के बारे में। डार्विन जो थे, अपने को उनका ऑलरेडी पता है कि ये गैलापागोस आइलैंड गए थे। क्या करने के लिए गए थे गैलापागोस आइलैंड? ये गए थे, वहाँ पे इन्होंने देखा कि फिंचेस जो हैं उनकी बीक्स में मॉडिफिकेशन आ गए और उन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट दिया। क्या दिया? कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है वेरिएशन आ सकता है, जैसे कि अपन ने डार्विन की फिंचेस के केस में जाना। अब इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक में बात करने वाले हैं उनकी थ्योरी के बारे में, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन थ्योरी, जिसको डार्विनिज्म भी कहते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में अपन डिस्कशन मारने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर डार्विन की थ्योरी के पहले पॉइंट की बात करें तो डार्विन की थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन। दूसरा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसके 3 सब पार्ट्स थे। पार्ट ए इंट्रा स्पेसिफिक, उसके बाद या पहले इंटर स्पेसिफिक देख लेते हैं। इंट्रा की जगह इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, उसके बाद इंट्रा स्पेसिफिक, और थर्ड था एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। और लास्ट में जो कि फोर्थ पॉइंट है, ये लास्ट नहीं होती, सेकंड लास्ट है,
सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। और ये लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, ये 5 पॉइंट है डार्विन की थ्योरी के। अब उनको ध्यान से समझो। जस्ट वाइल, ये 5 पॉइंट है डार्विन की थ्योरी के, डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के। पहला, ओवर प्रोडक्शन। दूसरा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसके तीन टाइप है, इंटरस्पेसिफिक और एनवायरमेंटल। तीसरा, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। चौथा, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। और पांचवा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब इसका मतलब समझो। देखो, बेस्ट एग्जांपल इस स्टोरी से समझो। तुम्हारे स्कूल में 2 टाइप के कंपटीशन होते हैं, ठीक है, एक इंटरस्पेसिफिक और एक इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक में स्कूल के अंदर ही मैच होता है और इंटरस्पेसिफिक में दूसरे स्कूल के साथ मैच होता है। अब इसको मैं डार्विन की थ्योरी से रिलेट कैसे करूँ, उसको समझना। डार्विन के हिसाब से नेचर फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये 5 पॉइंट दिए अपनी थ्योरी के। पहला, ओवर प्रोडक्शन। अब तुम अगर स्कूल में मैच रख रहे हो, टूर्नामेंट, तो सबसे पहले तुम बहुत सारे बच्चे इकट्ठा करोगे, यानी ओवर प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। फिर उस ग्रुप में से मान लो तुमने 2-3 ग्रुप निकाले, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ठीक है, रेड और ब्लू हाउस ही मान लो। सिर्फ रेड हाउस में 10 बच्चे हैं, ब्लू हाउस में भी 10 बच्चे हैं, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, ओवर प्रोडक्शन। यानी कि पहले रेड हाउस की जो है क्वांटिटी या रेड हाउस का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर ली और ग्रीन हाउस की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लिया। दोनों टीम्स में 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग हैं। पहला हो गया ओवर प्रोडक्शन। दूसरा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक। यानी कि अब तुमने क्या किया, जो तुमने 20 बच्चे सेलेक्ट किए, 20 बच्चों में से जैसे रेड हाउस के 20 थे, ग्रीन हाउस के 20, दोनों टीम में से पहले उनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक लेवल का कंपटीशन करके, यानी स्कूल में ही आपस में बच्चों का कंपटीशन करके 10 टोटल 20 बच्चे थे, रेड के टोटल 20 बच्चे थे, ग्रीन के, तो रेड में 2 टीम बना दी, ए और बी, जिसमें 10-10 बच्चे थे। उन 10 को आपस में भिड़ाया, पहले कंपटीशन कराया, जिसमें से तुमने 10 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। बाद में तुमने क्या किया, ग्रीन हाउस के जो 20 बच्चे थे उनमें से भी 20 बच्चों को आपस में compete कराया और उसमें से 10 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये हो गया इंटर स्पेसिफिक। अब इंटर स्पेसिफिक में क्या हुआ, इंटर स्पेसिफिक में तुमने क्या किया, रेड और ग्रीन में से परफेक्ट टीम को चुना और दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ उनका कंपटीशन करवाया, ठीक है, दूसरे स्कूल के साथ उनके बच्चों का कंपटीशन करवाया, मान लो नेशनल लेवल पे, ठीक है। फिर तीसरे लेवल पे जब तुम अपने बच्चों की टीम को ले गए तो तुमने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चों के साथ, जो अलग अलग स्कूल के अलग अलग एनवायरनमेंट के थे, उनके साथ स्ट्रगल कराया। तो ये हो गया एनवायरमेंटल स्ट्रगल, ठीक है। अब इससे डार्विन बताना क्या चाहते थे, अब इसी कहानी को टीरेक्स और स्टेगोसॉरस की कहानी समझने की कोशिश करो। टीरेक्स जो था वो अपने टाइम का बहुत ही पावरफुल डायनासोर था। स्टेगोसॉरस भी या ब्रैकियोसॉरस जो पत्तियां खाते थे वो भी कम खतरनाक नहीं थे। सबसे पहले इनका ओवर प्रोडक्शन हुआ। पहले टीरेक्स की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आया, मान लो 50 टीरेक्स थे और 50 स्टेगोसॉरस थे। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इंटरस्पेसिफिक और एनवायरमेंटल। सबसे पहले टीरेक्स की जो 50 टीरेक्स की पॉपुलेशन थी उनको अपनी ही बाकी टीरेक्स की पॉपुलेशन के साथ compete करना पड़ा खाने के लिए। तो पहले टीरेक्स को अपने ही टीरेक्स की पॉपुलेशन के साथ खाने को लेके compete करना पड़ा और स्टेगोसॉरस को भी अपने ही स्टेगोसॉरस की बाकी की पॉपुलेशन के साथ खाने को लेके compete करना पड़ा। बाद में 50 में से 20 बचे, 20 टीरेक्स और 20 स्टेगोसॉरस।
अब हो गए इंटर स्पेसिफिक ऑफ स्ट्रगल पे, जिसमें उन्होंने आपस में compete किया, यानी स्टेगोसॉरस और टिरेनोसॉरस के बीच में स्ट्रगल होने लगा खाने को लेके, और उसमें से टिरेनोसॉरस की स्पीशीज जिंदा रह गई। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रगल आया, टिरेनोसॉरस की स्पीशीज को बहुत ज़्यादा वेदर का जो दबाव था वो झेलना पड़ा, ड्रॉट, सूखा पड़ना मतलब फ्लड, बाढ़ वगैरह आना, अर्थक्वेक्स, ठीक है, इन सब तरीके के स्ट्रगल। और उसके बाद क्या हुआ, जब कोई पॉपुलेशन ऐसे स्ट्रगल्स अंडरगो करती है तो उसके अंदर ऐसे स्ट्रगल्स को झेलने की एक क्वालिटी आती है जिसको हेरिडिटी कहते हैं, और वो एक से दूसरे पॉपुलेशन में जाती है। इसका एग्जांपल भी बताऊंगा, बट अभी इसी से समझो। फिर टीरेक्स की पॉपुलेशन ने बहुत स्ट्रगल करके अपने अंदर वो वेरिएशन लाया। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। चौथा, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि अब जीने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइव करना शुरू किया। और नेचर ने जो फिटेस्ट टिरेनोसॉरस थे, मान लो 5 टिरेनोसॉरस बचे, 5 में से 4 मर गए, और जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट था उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, और बाद में उस टिरेनोसॉरस ने अपनी न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन किया। समझ गए, क्लियर। अब मैं तुमको इसी का एक और एग्जांपल बताता हूँ नेचुरल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, जिसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या हुआ, देखो पहले अपने अर्थ मतलब अभी अपने अर्थ पे 2 टाइप के, पहले की बात कर रहे हैं तो पहले का एग्जांपल लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले 2 टाइप के मॉथ दिखते थे, ब्लैक और वाइट विंग, या डार्क और वाइट विंग कह लो। और जो पेड़ होते थे उनकी ब्रांच वाइट कलर की होती थी। हुआ क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जब वाइट और ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन के बीच में स्ट्रगल हो रहा था, तो वाइट मॉथ की तादाद ज़्यादा थी ब्लैक मॉथ के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पॉल्यूशन नहीं था, और वाइट मॉथ जो थे वो वाइट कलर के पेड़ की बार्क के ऊपर जाके बैठ जाते थे। तो जो प्रेडेटर्स होते थे वो क्या करते थे, अब वाइट के ऊपर वाइट ट्री की बार्क के ऊपर वाइट वाले मॉथ तो दिखेंगे नहीं, लेकिन वाइट ट्री के ऊपर ब्लैक वाले मॉथ तो जल्दी दिख जाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ब्लैक वाले मॉथ का प्रेडेशन होने लगा, बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक वाले मॉथ ख़त्म होने लगे। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हुआ, पोल्यूशन की वजह से, केमिकल्स की वजह से, जो वाइट कलर के बार्क वाले पेड़ थे उनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग जमने लगी, जिसकी वजह से अब उसी पेड़ पे रहने वाले वाइट कलर के मॉथ दिखने लगे और ब्लैक कलर के ढक गए, क्योंकि बैकग्राउंड जो था पेड़ का वो ब्लैक कलर का हो गया। ब्लैक के ऊपर वाइट इजीली दिखता है लेकिन ब्लैक नहीं दिखता जल्दी, तो अब वाइट वालों की पॉपुलेशन कम होने लगी। तो इससे ये पता चला कि जो नेचर है वो फिटेस्ट को सिलेक्ट करती है, यानी कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज पेपर्ड मॉथ is an example of natural selection. In England, 1850, before industrialization, there were more white-winged moth on tree than dark-winged or melanic forms. But after industrialization, 1920, dark-winged moth became more than white-winged moth. This is because during industrialization, the tree trunk covered with white lichen became dark due to pollution. Due to this, white-winged moth could be easily seen and eaten by the predators as they failed to camouflaging, means hide or disguise the presence of a person, animal or object. This show that in mixed population, those that can adapt are able to survive better and increase their population size. ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा, केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस का कैसे, देखो पहले क्या होता था कि मच्छर को कंट्रोल करने के लिए अपन पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती थी वो पेस्ट कंट्रोल के लिए जगह जगह पे जो रुके हुए पानी जहाँ पाए जाते थे, बेसिकली तालाब है, पॉन्ड है, वहाँ पे क्या करती थी, पेस्टिसाइड का छिड़काव करती थी। उससे होता क्या था, कई सालों तक उसके वजह से मच्छर मरते रहे और बीमारियाँ कम हो गई। लेकिन हुआ क्या, जब ये पानी के ऊपर उस स्प्रे की हेल्प से फर्टिलाइज़र डालते थे,
या इंसेक्ट किलर, इंसेक्ट रेपेलेंट स्प्रे डालते थे, तो उससे होता ये था कि वो मच्छरों के एग्स के ऊपर चला जाता था या मच्छर की बॉडी के सरफेस पे रह जाता था, उसके अंदर नहीं जा पाता था, जिससे वो इन्फेक्ट होकर मर जाए। हुआ क्या, धीरे धीरे करके मच्छरों को उस स्प्रे की आदत हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी ने उस स्प्रे के प्रति एंटीबॉडी बना ली और वो उस जहरीले स्प्रे के रेजिस्टेंट हो गए। ये रेजिस्टेंस की पावर जीन बन के उनके दूसरे पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र हो गई, जिसके बाद हुआ क्या कि अब जब हम वही मस्कीटो रेपेलेंट कुछ करीबन 10 से 5 साल बाद भी सेम यूज़ कर रहे थे, तो उससे जो मच्छर थे वो नहीं मर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर नेचुरली स्प्रे को सहन करने का, रेजिस्ट करने का पावर डेवलप हो गया। ठीक है, मीन्स इसको कहते हैं केमिकल रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल। It is another example of natural selection. Excess use of herbicide and pesticide lead to the selection of resistant variety of microbe in very less time. मैंने मच्छर का एग्जाम्पल दिया तो माइक्रोब से समझ सकते हो। Likewise, due to these anthropogenic action, antibiotic resistant bacteria are also appearing nowadays. Above discussed industrial melanism and chemical resistance are also example of evolution by man-made action. This tells us that evolution is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in the organism. समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, डन हो गया। अब बात करते हैं लामार्क की थ्योरी की, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या लामार्किज्म। ये कौन सी हो गई? ये डार्विन की थ्योरी हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को रब करके मैं लामार्क के बताने वाला हूँ, या इसको रहने दो। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात कर लेते हैं लामार्क की थ्योरी की। जस्ट अ व्हाइल, लेट मी प्रिपेयर द साइड। अब बात करें लामार्क की थ्योरी के बारे में, यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या लामार्किज्म। लामार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? लामार्क को लगता था कि किसी भी ऑर्गन के यूज़ और डिसयूज़ की वजह से, या किसी एक्वायर्ड कैरेक्टर की वजह से, या किसी एक एनवायरनमेंट के प्रेशर की वजह से जो वेरिएशन और हेरिडिटी है उसमें चेंज आता है। इनका कहना क्या था? पहले इनकी थ्योरी समझ लेते हैं। लामार्क की थ्योरी का पहला पॉइंट था इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स, ठीक है, यानी कि तुमने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा जिराफ की गर्दन पहले बहुत छोटी थी लेकिन अब वो बहुत ही लंबी हो गई। तो ये ट्रू है, जिराफ की गर्दन पहले घोड़े की गर्दन जितनी हुआ करती थी, लेकिन जब जिराफ को ज़मीन पे ग्रासलैंड्स की कमी होने लगी, उन्होंने लंबे लंबे पेड़ से खाना खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको अपनी गर्दन पे ज़ोर लगा के पेड़ तक पहुंचना पड़ता था। जिसकी वजह से क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी गर्दन में खिंचाव आने लगा और उनकी गर्दन की हाइट जो है तो 6 फीट से भी ऊपर तक पहुंच गई। ये था इंटरनल वाइटल फोर्स, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है लामार्क की थ्योरी का, वो है इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल नीड। अब जिराफ को ज़रूरत क्या थी इतनी गर्दन ऊंची कर करके पेड़ से, इतने लंबे पेड़ से खाना खाने की? क्योंकि ज़मीन पे यानी कि ग्रासलैंड्स ख़त्म हो गए थे और वेदर भी ड्रॉटफुल हो गया था, यानी कि सूखा पड़ गया था सब जगह, कई सालों तक खाना नहीं मिल पाया, और ऊपर से एनवायरनमेंट और ऊपर से ज़रूरतें, खाना नहीं खाते तो मर जाते। इसलिए जिराफ को मजबूरन पेड़ों पे से क्या करना पड़ा, खाना खाना पड़ा। यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। अब जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन के इस्तेमाल करके, अपनी गर्दन का यूज़ करके अपनी गर्दन का लेंथ बढ़ा लिया, जिसकी वजह से आज की डेट में जिराफ की गर्दन की लंबी हाइट का ट्रेट एक से दूसरे जनरेशन में फैलता जाता है और जिराफ की गर्दन नेचुरली बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपोजिट एग्जांपल है स्नेक का। स्नेक क्या होता था, पहले उसके पैर होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, वो एम्फीबियन का फॉर्म छोड़ के रेप्टाइल की कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि स्नेक को पैरों की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं थी, इसलिए वो रेंगते हुए अपना सारा काम करता था। रेंगने की वजह से क्या हुआ,
उसके पैरों का काम नहीं पड़ा तो उसके पैर खत्म हो गए मतलब धीरे धीरे करके वो पैर क्या होने लगे, पैरों को बनाने वाले जो जीन थे उनका यूज़ बंद हो गया, जिसकी वजह से आज के डेट में जो स्नेक दिखते हैं उनके पैर नहीं होते। इसलिए कहावत है कि सांप कभी कभी पैर हुआ करते थे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, जिसके एग्जाम्पल दो हैं। पहला है जिराफ और दूसरा है स्नेक लेग। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा एक और एग्जांपल यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का ह्यूमन बॉडी में, टेल बोन, कॉक्सिक। टेल बोन पता है ना, जिससे पहले अपनी पूंछ निकली रहती थी, लेकिन अब अपनी पूंछ नहीं होती क्योंकि अपन ग्रासलैंड्स पे रहने लगे, पूंछ का काम बंद हो गया, तो पूंछ बनाने वाली टेल बोन का काम भी अब अपने को होता नहीं है, इसलिए वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह अब सिर्फ नाम की टेल बोन है, अब उससे टेल नहीं उगती। चौथा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ acquired कैरेक्टर, यानी कि ये जो जिराफ की लंबी गर्दन वाला कैरेक्टर था, इसका इनहेरिटेंस हो गया, वो उसके जीन में आ गई और एक से दूसरे पॉपुलेशन में या एक से दूसरे प्रोजेनी में ये क्या होने लगी, ट्रांसफर होने लगी, यानी कि क्या हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये थी लामार्क की थ्योरी, जिसको क्या नाम दिया लामार्क ने, लामार्किज्म। लामार्क ने नाम नहीं दिया, लामार्क की थ्योरी थी इसलिए लामार्किज्म के नाम से जानी जाती है। ये हो गई थ्योरी कौन सी, लामार्किज्म, यानी लामार्क की थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को जो है तो ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त विस्मैन। उनने क्या कहा कि लामार्किज्म इज नो मोर accepted now because August Wiseman offered greatest opposition to his theory, inheritance of acquired character, and put forward theory of continuity of germ plasma. उन्होंने germ plasma की थ्योरी दी। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहना था, अगर तुम 21 डेज के लिए क्या करोगे, एक चूहे की पूंछ को काटते जाओगे, यानी कि एक जनरेशन थी चूहे की, उसको लिया, उसकी पूंछ काट दी, फिर जब उसकी दूसरी जनरेशन आई तो उसकी भी पूंछ काट दी, ऐसे कर करके उसकी पूंछ तब तक काटो जब तक नेचुरली दूसरी जनरेशन में पूंछ आना बंद ना हो जाए। ये थ्योरी दी थी अगस्त विस्मैन ने, जिसको नाम दिया था क्या, जिसको नाम दिया था जर्म प्लाज्मा थ्योरी। ठीक है, जर्म प्लाज्मा थ्योरी। हालांकि वो अपने को उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, लामार्क की थ्योरी को पढ़ना था तो मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, लामार्क हो गया। अब बात करते हैं ह्यूगो डी व्रीज की। अब थर्ड आएगा डार्विन हो गया। अब बात करते हैं तीसरी थ्योरी की, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि दी ह्यूगो डी व्रीज ने। कौन सी थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये किसने दी, ये दी ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है, ये नाम याद रख लो, ये दी ह्यूगो डी व्रीज ने। यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ नाम, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, किसने दी, ह्यूगो डी व्रीज ने, और नाम क्या था इसका, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब इसके क्या पॉइंट्स थे, देखो समझो ध्यान से। ह्यूगो डी व्रीज का कहना था
कि ध्यान से समझना। इन 1901 ह्यूगो de Vries कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। एक प्लांट था इवनिंग प्राइमरोज नाम का, उसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी थी एवोल्यूशन की। मतलब कि इन 1901 Hugo de Vries carried out experiment on evening primrose plant. Hugo de Vries, इसमें ना टाइपिंग जल्दी होती नहीं है, जस्ट वाइड। In 1901 Hugo de Vries carried out experiment on evening primrose plant। इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया एंड प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और म्यूटेशन थ्योरी दी एवोल्यूशन की। दिस थ्योरी स्टेट दैट एवोल्यूशन अकर बाय अपीयरेंस ऑफ सडन लार्ज डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन। इस थ्योरी का ये कहना था कि जो चेंजेस हुए हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशी के जनरेशन में, वो छोटे छोटे चेंजेस की वजह से नहीं, एक लार्ज वन टाइम चेंज की वजह से हुए। यानी कि जब हम पहले बंदर थे तो हम बंदर से इंसान एक ही बार में बन गए। जो बीच में हम पहले थोड़े से बंदर जैसे कम दिखने लगे, फिर आदि मानव जैसे दिखने लगे, फिर हम ह्यूमन जैसे दिखने लगे, तो वैसा नहीं हुआ। इनके हिसाब से म्यूटेशन जो है ये वन स्टेप लार्ज प्रोसेस था, जिसकी वजह से हम एक बार में ही एक से दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा इनका कहना था, ह्यूगो de Vries का। ठीक है, बाद में he believed that mutation is the only cause of evolution and not the minor heritable variation that Darwin talked about। यानी कि he believed that mutation is the only cause of evolution and not the minor heritable variation। जो म्यूटेशन है सिर्फ वही एक कॉज है, किसके लिए? सिर्फ वही एक कॉज है, किसका? हेरिडिटी का या वेरिएशन का, जिसके बारे में डार्विन ने बात की। लेकिन कैसे कह सकते हैं वो ऐसे कि डार्विन टॉक्ड अबाउट इट्स डार्विन नॉट डायमंड। डार्विन talk about। He stated the mutation caused speciation and named it saltation, single step mutation, mutation are random and without direction, while Darwinian variation are small and directional। इनका मानना था म्यूटेशन वन स्टेप लार्ज प्रोसेस है जिसमें एक ही बार में एवोल्यूशन हो गया। लेकिन डार्विन का ये मानना था म्यूटेशन की वजह से नहीं, वेरिएशन की वजह से क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, ये इस थ्योरी का सपोर्ट नहीं करते थे। कौन? डार्विन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि ह्यूगो de Vries का कहना था कि छोटे छोटे स्टेप से पहले बंदर से आदि मानव बने, फिर आदि मानव से इंसान बने, ऐसे करके जो है तो इवोल्यूशन नहीं हुआ है। इवोल्यूशन वन स्टेप लार्ज प्रोसेस, यानी कि एक ही बार में हम बंदर से इंसान बन गए, इस तरीके से हुआ है। यानी छोटे छोटे स्टेप से कोई तितली का प्यूपा ही बोलते हैं ना, वो एक बार में तितली नहीं बनी। ये किसका कहना था? ह्यूगो de Vries का। मतलब कि जैसी तितली ने अंडे दिए, वो अंडे फूट के सीधे तितली में बदल गए। लेकिन डार्विन का कहना था पहले वो अंडों ने कुकून बनाया, कुकून ने प्यूपा, प्यूपा से फिर वो बटरफ्लाई बनी। ये मतलब था
दोनों की थ्योरी का, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट अपोजिट चल रहे थे। बाद में आई मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। विद प्रोग्रेस इन जेनेटिक्स द सोर्स ऑफ वेरिएशन वर एक्सप्लेन्ड एंड डार्विन थ्योरी वाज मॉडिफाइड। डार्विन की थ्योरी को माना गया और उसको मॉडिफाइड कर दिया गया। नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि हक्सले ने 1942 में डिज़ाइन की थी। इन दिस थ्योरी origin of species is based on interaction of genetic variation in a population। जब किसी जेनेटिक वेरिएशन का किसी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन होता है तब एक नई स्पीशी बनती है, ठीक है। उसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बाय वेरियस मीन्स सच एज माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, चांस एक्सेट्रा और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से दूसरे ह्यूमन बीइंग में या एक से दूसरे पॉपुलेशन के स्पीशी में जाने से ही वेरिएशन हुआ है, माइग्रेशन की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, चांस जो नेचुरल फैक्टर्स थे उनकी वजह से भी जो है तो एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ये थी 3 थ्योरीज जिनका हमें अपन ने पढ़ा। पहली डार्विन की, ठीक है। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है देख लो एक और बार। डार्विन की थ्योरी का पहला पॉइंट ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसमें 3 टाइप थे, इंट्रास्पेसिफिक, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, फिर वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी। लामार्क का क्या कहना था? लामार्क का कहना था कि पहला है इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड नीड, तीसरा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन जैसे जिराफ की नेक और स्नेक की लेग, चौथा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फिर ह्यूगो डी लुईस का क्या कहना था? इन 1901 Hugo de Vries carried out an experiment on eating primrose plant and proposed the mutation theory of evolution. This theory stated that evolution occurs by appearance of sudden large difference in population. He believed that mutation is the only cause of evolution and not minor heritable variation that Darwin talked about. He stated that mutation caused speciation and named it saltation. Mutation are random and without direction, while Darwinian variation are small and directional. ठीक है, आई होप तुमको ये तीनों की तीनों थ्योरीज समझ में आ गई होंगी। इनका मतलब क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, एवोल्यूशन से इनका क्या कनेक्शन था, किसकी थ्योरी ज़्यादा अच्छी थी, किसकी थ्योरी कम अच्छी थी, या किसकी थ्योरी में साइंटिफिक प्रूफ ज़्यादा थे या किसकी थ्योरी में साइंटिफिक प्रूफ कम थे। हम मिलेंगे ऑडियो बुक मतलब नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, और उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बनेगा जिसमें हम अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में एवोल्यूशन इन प्लांट, एनिमल एंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन को या ह्यूमन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद ए न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी से तक हमें विजिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ओम साइमन, बाय। और उसके अलावा मैं बता दूँ 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कई चैप्टर्स डल चुके हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो 11th का ही यूनिट 4 है उसके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट मीन्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एलिमिनेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में, ऑडियो बुक क्लास 12th की प्लेलिस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड इवोल्यूशन के इसके पहले के 2 से 3 लेक्चर्स डल चुके हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसके लेक्चर अभी भी बना रहा हूँ, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं मैं उनको एक साथ भेजूँगा। क्योंकि अगर मैं वेरिएशन के बाद इवोल्यूशन नहीं डालता तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 10 से 15 दिन के लिए खिंच जाता, वो मैं नहीं चाहता। मैं एक साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के वीडियो लेक्चर्स मतलब ऑडियो बुक्स डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। और जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, विक्रमादित्य_AHR, AHERRAO, एहर राव के नाम की ID से, ठीक है। तब तक के लिए
नेक्स्ट ऑडियो बुक तक के लिए दिस इज मी विक्रम तेहरा साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साइमन, बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।